अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो मणिपुर की जो वैली थी यानी कि जो प्लेन एरिया था वहां पे मैतेईज रहते थे। हिल्स में जो ट्राइब्स रहती थी वो मल्टीपल ट्राइब्स रहती थी, जिसमें इस साइड की मिलती जुलती जो ट्राइब्स थी इनको पहली बार ब्रिटिशर्स ने कुकीज बोला था। अकेले जैसे कुकीज के अंदर इतनी ट्राइब्स थी, और यही सेम ट्राइब्स जो म्यांमार साइड में रहती थी वहां पे उनको चिंस बोला जाता था। ऐसे ही मणिपुर के जो इस साइड के पहाड़ थे, यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती थी ये ज्यादातर इनके जो कानों में ये कुंडल पहनते थे, तो इनको नागाज बोला जाता था। तो तब से मणिपुर के अंदर 3 मेजर ग्रुप्स थे, मैतेईज, कुकीज और नागाज। ये जो प्रोटेस्ट होते हैं अचानक से स्पॉन्टेनियसली वेल ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट कहां से आएंगे भाई? कोई ना कोई तो इसमें लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई इसमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ये सब अंदर से नहीं हो रहा है, बहुत कुछ बाहर से। अंदर भी उनके कुछ एजेंट्स हैं और लीडरशिप बाहर है, और फंड्स अंदर से भी है और बाहर से भी है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट या फार ईस्ट की बात करें, हमें इसके बारे में एक शब्द भी पढ़ाया नहीं जाता उसके इतिहास के बारे में। तो आज ये सिचुएशन है कि यहाँ पे एक क्राइसिस चल रहा है और भारत में कोई भी जानता नहीं है इस जगह के इतिहास के बारे में। ओरिजिनल मणिपुरीज आर मेतेईज, ये हमें समझना है। इनका कम से कम 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, लिखित इतिहास है। द वर्ड कुकी इज एन आर्टिफिशियल वर्ड। जैसे कि जो नागा शब्द है ये भी आर्टिफिशियल टर्म है। ये अलग अलग ट्राइब्स है जो एक दूसरे की कुछ तो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते। उन सबको क्रिश्चियनाइज करके उनको कहा कि आप सब नागा हो। बाय लॉ द मेतेईज ऑफ मणिपुर, द हिंदूज ऑफ मणिपुर are not allowed to buy land outside 6% of the state. Legally, this is legal apartheid. क्योंकि वो हिंदू है और क्योंकि ब्रिटिश उनको बुरा मानते थे, क्योंकि they fought the British. तो आज भारत सरकार भी आज तक यही इंप्लीमेंट करती है। चूराचांदपुर हो गया, जो चूराचांद महाराज के नाम पे बनाया था, सिटी का नाम था उस सिटी का। वहां पर मई के बाद मेतेईज का पूरा एथनिक क्लींजिंग हो गया। क्या क्या हुआ मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकता। टुडे वहां पर एक भी मेते नहीं है। ओके, ये पिछले 2 महीने में हुआ है। पिछले 5-10 वर्ष में कम से कम 3 लाख और कुकीज आ गए हैं, और कम से कम 1000 नए विलेजेस उत्पन्न हो गए हैं मणिपुर में, जो मैप पर नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है। ये इनका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट एन इमेजिनरी नेशन कॉल्ड कुकी लैंड, और व्हाटएवर जो भी नाम है उनका, जालैंडगाम या जो भी है, जो पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ कर देगा फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। पुतिन ने अब तक अपनी एयरफोर्स को यूज ही नहीं किया है। हाँ। उनके पास हजारों फाइटर प्लेन से, एक भी देखा आपने? एक दो इधर उधर दिखा होगा, लेकिन आपने कोई देखा 20 प्लेन का स्ट्राइक? इट इज डिजाइंड टू प्रोड्यूस फॉलोअर्स नॉट लीडर्स। जब रूस में और वेस्ट में रॉकेट लॉन्च होते हैं तो एक प्रीस्ट आके ब्लेस करता है जी। वो करेंगे तो सब ठीक है, हम करें तो हम बुरे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अभिजीत चावड़ा जी के साथ, जो एक वैज्ञानिक भी हैं, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। आई थिंक हिस्ट्री में भी इनकी बहुत अधिक रुचि है, और आपने इन्हें ट्विटर पे और यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उस पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वॉर्स और क्राइसिस पे भी बात करते हुए अलग अलग जगहों पे अपने चैनल के भी माध्यम से सुना होगा। अभिजीत जी, हमें समय देने के लिए आभार, आपका स्वागत है। थैंक यू जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न जो है वो है, भारत में जो 0.5 फ्रंट के बारे में बोला जाता है, इंटरनल स्ट्राइक्स जो लगातार होती है या क्रिएट की जाती है, चाहे सीए हो गया या फार्मर्स बिल को लेकर के हो गया, या अभी जो कुकी का क्राइसिस चल रहा है, ये सब, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये होम ग्रोन है या फिर आउटसाइड इन्फ्लुएंस के कारण होता है? जी देखिए, कोई भी इंडिया में कोई प्रॉब्लम होता है उसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस तो होता ही है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता ही है। हिस्टोरिकली 1947 के बाद वेस्ट का बहुत सारा इंटरेस्ट था भारत में, बिकॉज भारत का एक जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है इन द इंडियन ओशन रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में। सो हमेशा से आफ्टर 1947 वेस्ट का इसमें इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस रहा है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करें, जो एक्चुअली फार ईस्ट है भारत का, वहाँ पर अगर 1947 में आप डेमोग्राफिक देखेंगे तो क्रिश्चियंस बहुत कम थे, और श्री नेहरू जी के मदद से उन्होंने बहुत क्रिश्चियनाइज किया, पूरे के पूरे स्टेट्स क्रिश्चियनाइज हो गई। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग, मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग। और इसका एक कारण होता है, बिकॉज सी, अगर आप किसी फॉरेन धर्म का प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप का इन्फ्लुएंस वहां से आएगा, सो यू विल कम अंडर दैट इन्फ्लुएंस। तो ये एक एग्जांपल है। और
जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है टेम्पोररी नेशन, उसको भी बाहर वालों ने ही बनाया है, अंग्रेजों ने बनाया है, और एक स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल रीजन कारण की वजह से उन्होंने ये आर्टिफिशियल नेशन हमारे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर बिठा दिया है टू कट अस ऑफ फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और वो हमेशा ये चाहते हैं कि भारत अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आए, भारत राइज नहीं करे, क्योंकि सब जानते हैं भारत का पोटेंशियल क्या है, ट्रिमेंडस पोटेंशियल। और आज भारत राइज हो रहा है, और इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म कंपेटिटर फॉर एवरीबडी, ना कि सिर्फ चाइना के लिए लेकिन वेस्ट के लिए भी, यूएस के लिए। एसेंशियली यूएस रन्स द वेस्ट, ओन्स द वेस्ट। तो बहुत सारा इंडिया में जो प्रॉब्लम्स होता है वो बाहर से आता है। ऑफ कोर्स इंडिया में इंटरनल टेंशन से, इंटरनल क्या बोलते डिविजन से, जो अंग्रेजों ने ही खड़े किए थे, उसके पहले तुर्कों ने खड़े किए थे। तो पिछले 1000 वर्ष में हमारा पॉलिटिकल पावर चला गया, हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो एबिलिटी था वो चला गया, और बाहर वालों ने आके हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारा सारा वेल्थ ले गए, हमारा जितना भी खजाना था, ट्रेजर था, मनी था, जो कुछ भी था, सब कुछ एक्सप्लॉइट करके ले गए। और उन्होंने फिर हमें इसके लिए ब्लेम किया कि आप अगर बहुत गरीब देश हो तो इट इज बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, देयर इज सम डेफिशिएंसी इन योर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे फिशर्स और डिविजन्स खड़े किए हमारे सोसाइटी के अंदर आर्टिफिशियली, जिससे हम अंदर अंदर लड़ते रहे, और आज उन्हीं को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जो भी आपको दिखता है, जैसे आपने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं अचानक से स्पॉन्टेनियसली वेल ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट कहाँ से आएंगे भाई? कोई ना कोई तो इसमें लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई इसमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ये सब अंदर से नहीं हो रहा है, बहुत कुछ बाहर से। अंदर भी उनके कुछ एजेंट्स है और लीडरशिप बाहर है, और फंड्स अंदर से भी है और बाहर से भी है। सो मैं आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बट ये एक मॉडल आपको हर बार दिखेगा, और सिर्फ भारत में नहीं, अलग अलग देशों में देखेगा आपको, जहां पर भी उनको इंटरफेयर करना है, अचानक से स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ नोवेयर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो जाएगा, हजारों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग हो जाएंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड प्रोटेस्ट विद नो क्लियर लीडरशिप। भाई लीडरशिप कहाँ है आपकी? आपकी फंडिंग कहाँ से है? आपका इतना सारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है? हाउ इज एवरीथिंग फ्लोइंग? रोज सबको 3 बजे 3 बार का खाना मिलता है, हर चीज जो चाहिए, जो टी शर्ट चाहिए, प्लेकार्ड चाहिए, सब आ जाता है। कहाँ से आता है? There is something behind it which people cannot see, but government I'm sure sees it. अब इसी पे बिल्ड ऑन करते हुए कुकी क्राइसिस जो है, वहाँ पे जो 90% लैंड है वो 10% लोगों के पास है मणिपुर में, और वैली जो है बहुत ही लिमिटेड है, और वो लोग बाहर ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं। आपके ट्वीट्स भी देख रहे थे और बाकी भी न्यूज़ हम पढ़ते, तो उसमें बर्मा को आपने जो है टारगेट किया। एक जगह एक प्लाकार्ड लिया हुआ था, हेलो चाइना, बाय बाय इंडिया, जी। मिजो करके, मिजोरम वाला। इन सब में मतलब फॉरेन हैंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। और वो जो नॉर्थ ईस्ट का एक रहा है कि डिटैच्ड रहा है, बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया गया। वहाँ पे जो आप बता रहे थे कि क्रिश्चियंस हैं वो रैपिड एक डेमोग्राफिक चेंजेस लाते हैं, अभी की क्राइसिस में उसके हिस्ट्री का कितना योगदान है, और प्रेजेंट जो बाहर की, चाहे चाइना उसको फंड कर रहा हो, म्यांमार से आ रहा हो, रोहिंग्या हो और ये सारा हो, तो इसको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मणिपुर के बारे में न ज़्यादा कोई डिस्कस कर रहा है आज के टाइम में, ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ उस तरह से देखते, वो भी आगे के प्रश्न है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द क्राइसिस और अभी जो हो रहा है उसमें फॉरेन हैंड, उस पर थोड़ा सा। जी, ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन समय है। देखिए, हम भारत की बात करते हैं तो एक सबसे क्रूशियल और सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमारा इतिहास डिस्टॉर्ट किया गया है, और उस डिस्टॉर्शन के कारण से वो हमें किसी अलग अलग प्रकार से अटैक करते हैं, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, वो सब। अब अगर आप हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो आप किसी प्रॉब्लम का रूट नहीं समझेंगे। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट या फार ईस्ट की बात करें, हमें इसके बारे में एक शब्द भी पढ़ाया नहीं जाता, उसके इतिहास के बारे में। तो आज ये सिचुएशन है कि यहाँ पे एक क्राइसिस चल रहा है, और भारत में कोई भी जानता नहीं है इस जगह के इतिहास के बारे में। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा हिस्टोरिकल, ताकि हम समझे क्या हो रहा है। तो एक भाषा है, मणिपुरी भाषा, हर कोई जानता है भाषा का नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मणिपुर जो स्टेट है उसमें 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स है, एक तो नागा है, एक तो मेइतेई है, और एक कुकी है। ये 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स है, और अभी जो क्लैश चल रहा है वो कुकी वर्सेस मेइतेई क्लैश है। अब एक मणिपुरी भाषा है, ये कम से कम 2000 वर्ष से एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये जो मणिपुरी भाषा है ये किस एथनिक ग्रुप ने ओरिजिनेट की? इसका जवाब है मेइतेई।
ठीक है। अब मणिपुर का हिस्ट्री कम से कम 2000 वर्ष पुराना है। उनके हर राजा का नाम हम जानते हैं पिछले 2000 वर्ष में, पूरा क्रोनोलॉजिकल लीनिएजेस हमें पता है, सारे डायनेस्टीज का, वो सब जितने भी 2000 वर्ष में राजा रहे हैं वो कौन से एथनिक ग्रुप से आए? मैतेई। ठीक है। हम मणिपुरी डांस जानते हैं, ये एक चीज फेमस है विश्व भर में कि भारत के जो टॉप क्लासिकल डांसेस है, मेन डांसेस, उसमें से मणिपुरी एक है। ये किस एथनिक ग्रुप ने ओरिजिनेट किया? मैतेई। आप अगर ये सब प्रश्न देखेंगे, हर चीज जो हम मणिपुर से एसोसिएट करते हैं, या तो इतिहास है, या तो भाषा है, या तो कल्चर है, या सिविलाइजेशन है, कुछ भी है, सब मैतेई ग्रुप से आया है। तो ओरिजिनल मणिपुरीज आर मैतेईज, ये हमें समझना है। इनका कम से कम 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, लिखित इतिहास है। अब जो दूसरा एक एथनिक ग्रुप है नागा, ये हिल पीपल है, ये भी मणिपुर के ओरिजिनल लोग हैं। ये इनके बारे में भी अगर आप मणिपुरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे तो उसमें एग्जिस्टेंस है उनका। तो उनका रोल था कि दे टिपिकली लिव इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स एज अ ट्राइबल कम्युनिटी, और मैतेज आर द पीपल हु मेनली लिव्ड इन द वैली, लेकिन उनका हर जगह प्रेजेंस था अक्रॉस द एंटायर किंगडम। और मणिपुरी एक राजा था, उस खगेम्बा था उसका नाम, आई थिंक, उसने चाइना का जो आज यूनान प्रोविंस है उस पर उसने आक्रमण किया और कब्जा किया था। सो इट वाज अ बिग किंगडम। उन्होंने रंगून को भी कैप्चर किया था एक समय में। इट वाज अ बिग किंगडम। सो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मणिपुर ये मैतेई हिस्ट्री है। आज मैतेज आर अंडर अटैक बाय कुकीज हु आर सेइंग कि ये हमारा टेरिटरी है। अब कुकीज के बारे में समझते हैं। 1000 वर्ष पहले देखिए, आज कुकीज कहां से आ रहे हैं? बर्मा के चिन प्रोविंस से, चिन रीजन। ये मिजोरम को मेनली एडजॉइनिंग है, साउथ ऑफ मणिपुर। मणिपुर से थोड़ा सा उसका कंटिग्यूस बाउंड्री है, मेनली मिजोरम के साथ है। चिन प्रोविंस में आज से 500 वर्ष पहले कोई कुकीज नहीं थे। कुकीज की भाषा बर्मीज भाषा नहीं है। म्यांमार की जो भाषा है जिसे हम बर्मीज भाषा कहते हैं, वो कुकी लैंग्वेज नहीं है। कुकीज वो स्वयं यूनान के आसपास से कुछ 100 वर्ष पहले चिन प्रोविंस में आए थे। अब ये मणिपुर में कहां से आ गए? तो मणिपुर का जो आज मणिपुर इज अ रूइंड स्टेट एसेंशियली, ठीक है। ये रूइनेशन का ओरिजिन क्या है? कुछ 200-300 साल पहले एक बर्मीज इन्वेजन हुआ था ऑफ मणिपुर, जिसमें बर्मा ने मणिपुर पर 7 साल तक कब्जा किया था। इसे मणिपुर में कहते हैं चही तरत खुनतकपा, मीन्स 7 years ऑफ डेवास्टेशन। तो इसमें मणिपुरी किंगडम बहुत वीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बर्मा के साथ उनके क्लैशेस होते रहे। फिर और उस समय ब्रिटिश बंगाल में प्रेजेंस था ऑलरेडी, तो मणिपुरी राजा को ब्रिटिश हेल्प लेना पड़ा टू फाइट द बर्मीज। और फिर ब्रिटेन का पॉलिटिकल एजेंट आ गया मणिपुर में, एंड मणिपुर एसेंशियली बिकेम अ ब्रिटिश पपेट स्टेट। ओके, अब ये ब्रिटिश एक बार इन्फ्लुएंस आ गया तो ब्रिटिश स्टार्टेड सेटलिंग। सो हिस्ट्री बुक्स में ऐसा लिखा जाएगा कि मणिपुरी किंग्स started settling some Burmese migrants in some parts of Manipur, ऐसा कहेंगे। It was all done because of the British influence, okay? Because the Manipuri king was no longer an independent entity, वो ब्रिटेन का वसाल बन गया था। तो इस समय 19th सेंचुरी में, अराउंड लास्ट 50 years ऑफ 19th सेंचुरी में कुछ एक आध % पॉपुलेशन ये आ गया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। उस समय ये नाम कुकी था ही नहीं कहीं पे। द वर्ड कुकी इज एन आर्टिफिशियल वर्ड। जैसे कि जो नागा शब्द है ये भी आर्टिफिशियल टर्म है। ये अलग अलग ट्राइब्स है जो एक दूसरे की कुछ तो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते, उन सबको क्रिश्चियनाइज करके उनको कहा कि आप सब नागा हो। अच्छा, ये आर्टिफिशियल टर्म क्रिएट किया है। वैसे ही कुकीज में भी बहुत सारे ट्राइब्स है, एक थादो ट्राइब है और भी कुछ ट्राइब्स है। इन सबको आर्टिफिशियली एक साथ बिठाया और कहा कि आप सब आज से कुकी हो। ये ब्रिटिश लोग ने काम किया है। तो ये आर्टिफिशियली इनको इम्प्लांट किया मणिपुर में इन द 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। उसके बाद 1891 में मणिपुर के किंगडम ने रिबेलियन किया अगेंस्ट ब्रिटेन कि हम आपका राज नहीं स्वीकार करेंगे। इट वॉज क्रश्ड ब्रूटली। मणिपुर का जो क्राउन प्रिंस था और उनका जो मेन जनरल था उनको इम्फाल के सेंटर में सभी के सामने हैंग किया गया और मणिपुर के राजा को अंडमान भेज दिया गया। उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं है। एंड देन ब्रिटेन बिकेम, सो उसके बाद मणिपुर ब्रिटिश राज में अनेक्स हो गया। इट बिकम ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। फिर टू पनिश द मैतेज हु हैड फॉट द ब्रिटिश, ये लोग लार्ज स्केल में ये बर्मीज जो चिन प्रोविंस से कुकीज, जिन्हें आज हम कुकीज कहते हैं, इनको सेटल करने लगे। तो कुकीज का जो हिल ट्राइब्स था उनके साथ बहुत क्लैशेस हुआ, द सो कॉल्ड नागाज।
कुकीज ने नागाज का एथनिक क्लेंजिंग किया इन सदर्न मणिपुर। वो सब नागा टेरिटरी था, वो सब नागाज को मार दिया और कुछ कुछ ट्राइब्स को जीवित रहने दिया, लेकिन कहा कि आप भी अब आज से कुकी हो। और ब्रिटेन ने सभी को क्रिश्चियनाइज कर दिया, ठीक है। फिर 1949 में जब मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया, उसके बाद भारत की जो गवर्नमेंट है, सरकार, उसने भी वही ब्रिटिश पॉलिसीज चालू रखी। अच्छा, ओके। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट एसेंशियली क्लूलेस थी उस समय अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, कि क्या हिस्ट्री है, कौन क्या है, एंड अगर ब्रिटिश पॉलिसी है तो अच्छी पॉलिसी ही होगी, यही मान के चलते थे। तो इन्होंने फिर बहुत सारे और आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कि और रेफ्यूजीज को ला रहे हैं, विच इज द टुडेज कुकीज। तो ये सब आर्टिफिशियली डेमोग्राफिकली री-इंजीनियर किया मणिपुर में। और दूसरी बात है कि मणिपुरीज फॉट द ब्रिटिश, तो उनको पनिश करने के लिए ब्रिटिश राज ने ये रूल किया था, ये पॉलिसी बनाई थी कि मणिपुरी जो मेइतेज है उनको सिर्फ वैली